हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर के ये कहने पर कि बच्चे को एक प्रीमेच्योर डिलीवरी की ज़रूरत है, वरना महक की जान को खतरा। जिसे सुनते हुए मृत्युंजय की आंखें डार्क हो गई थी। मृत्युंजय कुछ फैसला लेता उससे पहले ही नर्स जल्दी से केबिन के अंदर जाकर डॉक्टर बत्रा की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर मिसेस सारंग दर्द में हैं। उनका वाटर बैग रिट्रीव हुआ है। डॉक्टर बत्रा नर्स की बात सुनकर बोले। सुनते हुए मृत्युंजय अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीते हुए वहीं खड़ा हो जाता है। तभी मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय देखता है उसे राजीव कॉल कर रहा था। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से राजीव बोला, तुम महक को लेकर अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल गया है ना, और कितना टाइम लगेगा? जिसके जवाब में मृत्युंजय शांत आवाज़ में बोला, महक का लेबर पेन शुरू हो गया है। मृत्युंजय की बात सुन राजीव हैरान होते हुए, तेरा दिमाग खराब है? महक का सिर्फ 7th मंथ चल रहा है, अभी 2 हफ्ते मेरे बच्चे को आने में बाकी है। मृत्युंजय राजीव को शांत करवाते हुए बोला, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, बाकी मैं रखता हूँ। राजीव मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। 1 घंटे बीत चुके थे, लेकिन महक के कराहने और चीखने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। तभी वहाँ पर पूरी सारंग फैमिली आ जाती है। वैशाली अदिति के साथ घर में थी, क्योंकि उसे ज़्यादा इधर उधर जाना मना था। रचना मृत्युंजय के पास आकर जल्दी से बोली, महक कैसी है और ये सब हुआ कैसे? मृत्युंजय सिगरेट के कस लेते अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता। अंदर महक की नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर पूरी की जा रही। निर्जला मृत्युंजय की बात पर हैरान होते हुए डॉक्टर बत्रा नर्स की बात सुनकर बोली, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा की बात पर बोला, क्या ये नॉर्मल नहीं हो सकता? डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की बात पर बोले, आप खुद को शांत रखिए मिस्टर सारंग, हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा की बात पर बोला, मुझे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों चाहिए। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाती और केबिन से बाहर चली। मृत्युंजय भी बाहर आ जाता है। महक को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया था। मृत्युंजय अपने कदम सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा देता और महक के चीखने की आवाज़ उसके कानों में आने लगती, जिससे बोली, मैच्योर डिलीवरी और ऊपर से नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर से कहकर सी सेक्शन करने के लिए कहो। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। शोभित मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन भाई। तभी डॉक्टर बत्रा सर्जिकल मास्क निकालते हुए बाहर आती है, जिन्हें देखकर सभी उन्हें घेर लेते। तो डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर सारंग। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर डॉक्टर बत्रा की तरफ देखते हुए, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर बत्रा हल्का सा मुस्कुराकर मृत्युंजय से बोली, डोंट वरी, अब आपकी वाइफ ठीक है और आपके बच्चे को 1 महीने के लिए हम NICU में रखने वाले हैं। मृत्युंजय डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरी वाइफ कहाँ है? उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर बत्रा के जवाब दिया। तभी विप्लव और विकल्प ढेर सारे बैलून और बच्चों के खेलने वाले सामान अपनी गोद में उठाए दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते। उन दोनों को देखकर शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये सब क्या है? विप्लव टेडी बियर शोभित के हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैं चाचू बन गया। इसी खुशी में हम घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल आ गए। बताइए कहाँ है बेबी? मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, अपना ये सारा गंदगी उठाओ और घर जाओ। बच्चों का ICU में रखा गया है और अभी 1 महीना वो वहीं रहेगा, उसके बाद उसका वेलकम करेंगे। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, भाई कम से कम देखने तो दीजिए। रचना विप्लव की बात पर बोली, 1 महीने बाद देख लेना, फिलहाल के लिए सारा सामान लेकर घर जाओ। मृत्युंजय एक नज़र विप्लव और विकल्प को देखने के बाद डॉक्टर बत्रा की तरफ देखकर बोला, मेरी वाइफ को मैं घर कब लेकर जा सकता हूँ? उन्हें आप कल लेकर जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बत्रा ने जवाब दिया। डॉक्टर बत्रा की बात सुन मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और महक को कुछ देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सभी लोग उससे मिलने चले जाते हैं। विकल्प और विप्लव एक दूसरे को देखने के बाद मुंह बनाते हुए महक के वार्ड की तरफ चले जाते हैं। महक का वार्ड। निर्जला महक के पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से बोली, महक। उनकी आवाज़ पर महक अपनी आंखें खोल निर्जला की तरफ देखते हुए बोली, माँ। रचना महक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन, तुम माँ बन गई।
महक रचना के बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोले, चाची मेरा बच्चा। विप्लव अंदर जाकर बैलून उसके बिस्तर पर लगे हैंडल पर टांगते हुए खुश होकर बोला, आपके बच्चे को 1 महीने बाद आपको दिया जाएगा। वो थोड़ा सा कमज़ोर है ना, इसलिए। महक विप्लव की बात पर बोली, वो ठीक तो है ना। राजीव महक को शांत करते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है महक। तुम्हारे पति के होते हुए तुम्हें और कोई दूसरा परेशान नहीं कर सकता, और तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल नहीं। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कल वैशाली की गोद भराई करनी है, आप सब लोग जाइए, मैं महक के साथ हूँ। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, उसे एक बार कॉल करके महक से बात करवा देना, वरना तुम्हें पता है ना वो क्या करेंगे। मृत्युंजय अमृत की बात पर अपना सिर हिला देता है तो राजीव और मृत्युंजय वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर बाकी सबको मृत्युंजय वापस घर भेज देता है। सब लोगों के जाने के बाद राजीव महक की तरफ देखते हुए हल्का सा मुंह बनाकर बोला, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया। मृत्युंजय राजीव की बात सुनकर बोला, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, प्रमोशन पहले किसका हो रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है। राजीव हल्का सा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैंने मेहनत की थी, मुझे लग रहा है कि एक फ्री फंड में मिल गया। महक उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप दोनों डबल मीनिंग बातें करना बंद करेंगे। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, मैं तो कर सकता हूँ ना, इसे भेज देता हूँ यहाँ से। महक आंखें बंद करते हुए बोली, मैं थक गई हूँ, मैं रात को आपसे बात करूँगी। मृत्युंजय महक की बात पर उसे कंबल उठाकर वार्ड से बाहर आ जाता है और उसके साथ में राजीव भी आ जाता है। राजीव बाहर आकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया मृत्युंजय, क्या तुम खुश नहीं हो। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं मैं खुश हूँ कि अब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा और वाइफ दोनों ठीक है। ये सुनकर राजीव हताश होते हुए बोला, यार महक तो तुम्हें परेशान भी नहीं करती थी, और तुम्हारे बच्चे ने भी तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरी वाइफ अभी पूरे 2 हफ्ते मुझे परेशान करने वाली है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी वाइफ तुझे परेशान करती है। मुझसे पूछ, जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी, मेरी हालत क्या थी। अंदर से डर गया था मैं। जिस पर राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और अब कैसा लग रहा है। मृत्युंजय सुकून से अपनी आंखें बंद कर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब बस बीबी और बच्चे दोनों को गोद में लेने का मन कर रहा है। राजीव मृत्युंजय की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं बॉडीगार्ड हायर कर देता हूँ। मृत्युंजय राजीव की बात सुन कुछ पल सोच कर बोला, 2 स्पेशलिस्ट हायर करो जो हर वक्त मेरे बच्चे के साथ रहे, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम महक के साथ रहो, दिन ढल रहा है, मैं रिद्धिमा के पास जा रहा हूँ। राजीव की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो राजीव वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मृत्युंजय वार्ड में आता है और काउच पर लेट जाता है, और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। महक उसके सोने के बाद अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, सो भी गए। इतना कहते हुए महक हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर सारंग विला में अमृत का कमरा। वैशाली अपने पेट को पकड़े बिस्तर पर बैठी हुई और उसके साथ अदिति और वैदिक भी बैठे हुए। अदिति सेब काटकर वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने सीनियर को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि बेबी ठीक है। वैशाली सेब खाते हुए बोली, चलो अच्छी बात है कि बच्चा जल्दी से आ गया, लेकिन हमने सोचा था कि कल गोद भराई में दीदी और हम एक जैसे तैयार होंगे, हमने सारा सामान भी ले लिया था। ये कहते हुए वैशाली उदास हो जाती है। तभी अमृत वहाँ पर आ जाता है। अमृत को देखकर वैशाली जल्दी से बिस्तर से उतरने लगती है, जिस पर अमृत उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, बैठी रहो। वैशाली अमृत की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमको दीदी के पास जाना है। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही करने वाली हो, इसलिए मैंने पहले ही कहा दिया कि तुम्हें कॉल कर ले, लेकिन लगता है कि महक सो रही है। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोली, तो तुम काहे वापस आ गए, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था ना। अमृत वैशाली के साथ बैठते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी देखभाल करना, वहाँ पर मृत्युंजय है महक के साथ। ये सुनकर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हमने सुधांशु को कॉल कर दिया है और सुधांशु चला गया है हॉस्पिटल, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है बड़के भैया पर।
जिस पर अमृत वैशाली की गाल को खींचते हुए बोला, ऐसा मत किया करो वैशाली। वैशाली अमृत के हाथ को हटाते हुए बोले, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अमृत अदिति और वैदिक की तरफ देखते हुए बोला, 2 महीने बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम है ना, चलो जाओ अपने कमरे में। वैदिक अमृत की बात सुनकर बोला, भैया आपने बच्चे की तस्वीर खींची कि नहीं, हमें देखना है। अमृत वैदिक की बात पर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि लड़का है या लड़की, तो तुम गए काहे थे? वैशाली ने अमृत को गुस्से में घूरते हुए कहा। ये सुनकर अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने बच्चे को देखने नहीं दिया, उसे सीधा आईसीयू में लेकर गया है क्योंकि बच्चा अभी थोड़ा सा हेल्दी नहीं है। अदिति अमृत की बात सुनकर बोली, तो बच्चे को हम वापस कब लेकर आएंगे? एटलीस्ट इतना तो पता होता ना कि लड़का है या लड़की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग वेलकम की तैयारी करते हैं। अमृत अदिति की बात पर बोला, तुम्हारे शोभित जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अदिति अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद वैदिक भी उसके पीछे कमरे से बाहर चला जाता। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़ कर बोला, तुम्हें पता है मृत्युंजय कितना डर गया था? वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हमको नहीं पता। आह क्या हो गया? अमृत ने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, जिस पर वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह बदमाश है, हमको लात मार रहा है। अमृत वैशाली की बात सुन मुस्कुराते उसके पेट पर हाथ रख कर बोला, माय डियर बेबी, आपको मम्मी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा अम्मा कहेंगे या कहेगा हमको? वैशाली ने अमृत की आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर अमृत वैशाली के गाल को खींचते हुए बोला, तुम जो चाहे वो कहने के लिए कहो, लेकिन मुझे तो डैड ही कहेगा। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो कहने के लिए कहो। जिस पर अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम कल क्या पहनने वाली हो? हम सोच रहे थे कि हम साड़ी पहन लें, लेकिन पहनाने वाली तो हॉस्पिटल में है, तो तुमको पहनना पड़ेगा। वैशाली ने अमृत को देखते हुए कहा, जिस पर अमृत वैशाली के थोड़े करीब आकर बोला, मुझे उतारना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैशाली अमृत के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, हमारे साथ न ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश मत करो, काहे कि हमारा मूड फट से स्विंग हो जाता है, फिर हम तुमको लतिया देंगे। अमृत मुँह बनाकर वैशाली की तरफ देखने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, खाने के लिए शाम का नाश्ता ला रहा हूँ। वैशाली चमकती आंखों से अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हमको कचौरी खाना है, तो हमरे लिए बना दो ना। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कल खिला दूंगा, आज फिलहाल के लिए हमने कहा ना हमको आज खाना है, हमारा अभी मन कर रहा है खाने का। वैशाली ने जिद करते हुए कहा, जिस पर अमृत हताश नजरों से वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, वैशाली इतना जिद मत किया करो यार, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। वैशाली अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोले, हमको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चाहिए, हमको कचौरी खाना है, अभी लेकर आओ हमारे लिए। अमृत गहरी सांस लेकर बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला, ठीक है ला रहा हूँ। ये कहते हुए अमृत कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वैशाली तिरछी मुस्कान के साथ बोली, एक वैशाली सब पर भारी। इतना कहने के बाद वैशाली एक्शन मूवी लगाकर टीवी देखना शुरू कर देती है। मुंबई कौशिक मंसन में रुद्र फलक के साथ मुंबई आ गया था और दोनों साथ में रह रहे थे। उन लोगों के साथ में ही चार्ली भी मुंबई आ गया था। फलक मेन हॉल में बैठी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी कि पीछे से रुद्र उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कभी अपने हस्बैंड से बॉयफ्रेंड पर भी ध्यान दे दिया करो। फलक रुद्र की बात पर उसे सामने वाले सोफे की तरफ धक्का देते हुए बोला, काम के वक्त रोमांस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चार्ली पीछे से आते हुए बोला, हम तुम्हारा पति काम करके ही आ रहा है तो उसे तो रोमांस चाहिए ना। फलक चार्ली की बात पर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मैं तो अभी काम कर रही हूँ ना। और तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे शारंग बिल्ला के सफ़ेद कुत्ते की याद आती है, उसका नाम भी चार्ली है। चार्ली फलक की बात सुनकर उसके घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ते से कंपेयर करने की? तुम्हारा नाम फलक है तो क्या तुम आसमान की परी हो गई हो धरती में ना। ये सुनकर फलक अपने दांत दिखाते हुए, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सभी चार्ली से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद फलक रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। रुद्र फलक के बात पर बोला, मैं तो कब से कह रहा हूँ, तुम हो जो भाव खा रही हो। ये सुनकर फलक कुछ पल सोच कर बोली, अरे यार मेरी बहन प्रेग्नेंट है और जब तक उसकी डिलीवरी हो जाए तब तक शादी कैसे करेंगे?
रुद्रा फलक की बात पर बोला, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, जाने मन नहीं जानू को जन्म दिया है और अभी दोनों हॉस्पिटल में है। ये सुनकर फलक कन्फ्यूज में रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। रुद्र फलक की बात पर बोला, यही कि तुम्हारी बहन और मेरी जाने मन ने एक प्यारा से बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर फलक हैरान होकर बोले, लेकिन अभी 2 महीने बाकी थे ना। हाँ, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है उसकी, रुद्र ने जवाब दिया। फलक लैपटॉप बंद कर खड़ी होते हुए बोली, तो हम यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चार्ली फलक की बात पर मुंह बनाते हुए रुद्र की तरफ देख कर बोला, अगर उसे मृत्युंजय सारंग से पहले आप उनको पकड़ लेते ना, तो आज वो बच्चा आपके पापा का था, ना कि मौसा। फलक चार्ली की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चल रही है, बता रही हूँ मैं अपने रुद्र को किसी को नहीं दूंगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर दोबारा उसे भड़काने की कोशिश करोगे ना, तो लतीर कर घर से बाहर निकाल दूंगी। रुद्र फलक के हाथ को पकड़ कर बोला, अरे मैं तुम्हारा हूँ, उसके कुछ कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। चलो मैं तो वैसे भी अपनी बड़ी बहन समझता हूँ अब। ये बिल्कुल सही है, पहले जाने मन लेकिन अब बड़ी बहन। चार्ली ने रुद्र को कटाक्ष करते हुए कहा। रुद्रा चार्ली के कॉलर को पकड़ कर बोला, साला तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुम्हारी जो मीना शीला चंपा जो भी है ना, आकर तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारेगी। फलक घिन्न भरी नज़र से चार्ली की तरफ देखने के बाद रुद्रा से बोली, तुम इसके जैसे आदमी के साथ क्यों रहते हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतना कहकर फलक रुद्र को खींचते हुए ले जाती है। चार्ली उनके पीछे आते हुए बोला, साला हम गंदे हैं, देख लेंगे बेटा तुम दोनों को। इतना कहते हुए चार्ली दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला कर जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।